नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 2011 से लेकर के 2022 के बीच यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए हैं उनको। तो हम एक सीरीज लेकर के आपके समक्ष आए हैं, जिस सीरीज के तहत 2011 से लेकर के 2022 तक यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हमें डिस्कस करना है। लेकिन तरीका थोड़ा हमने बदला हुआ है, हम इसे सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो अभी इस लेक्चर में हम मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर इसके बाद हम एंशिएंट को डिस्कस करेंगे, मेडाइवल हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इस तरह से जितने भी सब्जेक्ट्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, वो सारे सब्जेक्ट्स को हम एक क्रम से इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बेहद लाभदायक है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें इससे ये पता चलता है कि क्वेश्चंस पूछे जाने का नेचर क्या है। तो हम सिलेबस जानते हैं, हम उस सिलेबस के अनुसार सभी टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमें ट्रेंड का पता चल जाता है कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, किसी सब्जेक्ट के किन किन टॉपिक्स से प्रीवियस ईयर में ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन्हें हम अधिक समय दे करके तैयार करते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि 20 से 25% प्रश्न हर वर्ष या तो सीधे सीधे रिपीट होते हैं या उनकी थोड़ी लैंग्वेज बदल करके पूछ लिए जाते हैं। तो हम जब प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को देखे रहेंगे, अच्छे से सॉल्व किए रहेंगे, तो वो हमें याद रहता है। तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें एग्जाम में मिल जाता है कि प्रीवियस ईयर से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हमारे गलत नहीं होंगे, तो वो हमें एक्स्ट्रा हो जाता है। तो कुल मिलाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बेहद आवश्यक है। वास्तविक परीक्षा हाल में जाने से पहले आप चाहे जितना भी पढ़ चुके हों, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बेहद जरूरी है, ये आप सब लोग भी जानते होंगे। तो हम प्रयास क्या करेंगे, इस पूरे सीरीज में हम ये प्रयास करेंगे कि जितने क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करें बहुत विस्तार में जाकर के, ताकि आपको वो सब्जेक्ट रिवाइज होता भी चले। और यही उद्देश्य है कि हम पेपर वाइज न बढ़ करके हम सब्जेक्ट के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हर सब्जेक्ट आपका रिवीजन होता चले, उसको आप रिवाइज कर सकें। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरे साथ जो प्रश्न होंगे उन्हें पढ़ना है, उन्हें सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखना है अपना, और इस पूरे वीडियो को देखना है, ताकि हमारी भी ऊर्जा अधिक से अधिक प्रेरित हो कि हम अधिक से अधिक मेहनत इस सीरीज में आप लोगों के साथ कर सके। तो लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसमें कुल 34 टेस्ट पेपर हैं। और इसमें हम देखें तो 14 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर हैं। जैसे जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं, ये बड़े का मतलब जिनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी हो गया, जैसे हिस्ट्री हो गया, जैसे जियोग्राफी हो गया, जैसे साइंस हो गया। तो जितने बड़े सब्जेक्ट्स हैं उनसे 2-2 पेपर है, 100 क्वेश्चंस का एक पेपर होगा। तो इस तरीके से 14 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं। तो जो फुल टेस्ट होंगे जो कि 10 हैं, उसमें तो करंट अफेयर्स के प्रश्न रहेंगे ही, हर टेस्ट में 30-35 प्रश्न। लेकिन अलग से भी, चूंकि करंट अफेयर्स का बहुत महत्व है, इसलिए अलग से भी 5 टेस्ट करंट अफेयर्स के रहेंगे। और सी सेट सेकेंड पेपर है हमारा, तो सी सेट के भी 5 टेस्ट इसमें होंगे। अब इसे ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 टेस्ट सीरीज लिखना है, यूपी पीसीएस 2023 टेस्ट, और ये लिख करके 9506742546 पर हमें व्हाट्सअप कर देना है। सारी जानकारी इस टेस्ट से जुड़ी हुई आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो टेस्ट को अटेम्प्ट करना बेहद आवश्यक है, आप सभी लोग जानते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है, प्रश्न बाइलिंगुअल है, तो आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, आपकी चॉइस है।
प्रश्न दोनों ही भाषाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है और यह है यूपीपीसीएस प्री 2011 का प्रश्न। तो हम 2011 से प्रारंभ कर रहे हैं और इसके बाद हम 2022 तक जाएंगे। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं तो इस सब्जेक्ट से लगभग औसतन कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो यह भी आपको आइडिया हो जाएगा ताकि आप समझ पाएंगे कि किस सब्जेक्ट का कितना महत्व यूपीपीसीएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में है। ठीक है, तो ये यूपीपीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है। लगभग 12-13 प्रश्न पूछे गए हैं, एक क्रम से हम देखेंगे, फिर 2012 में हम प्रवेश करेंगे। यही हमारा बेसिक आइडिया होगा। पहला प्रश्न, 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि रामचंद्र पांडुरंग के बारे में आप जानते हैं कि नहीं। हमारे ऑप्शंस हैं कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे और मंगल पांडे। तो हम जानते हैं कि कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर रियासत के शासक बिहार के, जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया। 80 वर्ष की वृद्धावस्था में इन्होंने अपनी तलवारों को अंग्रेजों के विरुद्ध काम पर लगा दिया। ठीक है, तो बहुत साहसिक प्रयास। नाना साहब पेशवा के दत्तक पुत्र, जिन्होंने कि कानपुर से 1857 की क्रांति की बागडोर को संभाला। और मंगल पांडे, जिन्होंने बैरकपुर में विद्रोह किया। यहीं से 1857 की विद्रोह की चिंगारी भड़की, हालांकि वो प्रारंभ मेरठ से हुई। तो तात्या टोपे, इन्हीं का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तो तात्या टोपे नाना साहब के एक प्रकार से सेनापति, तो नाना साहब के साथ भी इन्होंने कार्य किया और उसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी इन्होंने कार्य किया। ग्वालियर में जब पराजय हो गए उसके पश्चात लगभग 1 वर्षों तक अंग्रेजों को इन्होंने परेशान करके रखा और फाइनली इन्हीं के एक मित्र की दगाबाजी से इन्हें पकड़ लिया गया और 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो रामचंद्र पांडुरंग नाम था तात्या टोपे का। अब एक बार बहुत जल्दी में हम 1857 की क्रांति को समझना चाहेंगे, एक क्विक रिवीजन हम लेंगे। ठीक है, तो देखिए 26 फरवरी 1857 को हुआ क्या कि बहरामपुर के सैनिकों ने कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। कारतूस में यह अफवाह थी कि गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, जिसे दांत से खींचना पड़ता है। तो ऐसे में स्पष्ट हो गया कि ये जो ईसाई हैं ये हिंदू और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो पहले राजनीतिक सत्ता तो इन्होंने बना ली, अब हमसे हमारा धर्म भी छीन रहे हैं। ठीक है, तो इसी के पश्चात 29 मार्च 1857 को क्या हुआ, 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने विद्रोह किया और अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट ह्यूसन की इन्होंने हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दिया गया और इनकी जो रेजिमेंट थी 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर, उसे भंग कर दिया गया। फिर 24 अप्रैल को क्या हुआ कि मेरठ में तैनात देसी घुड़सवार सेना के कुछ सिपाहियों ने कारतूस प्रयोग से इनकार किया और 9 मई 1857 को उन सिपाहियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। 10 वर्ष की सजा भी दी गई। तो उनकी नौकरी भी छीन ली गई, उन्हें सजा भी दी गई। इससे भड़का अगले ही दिन 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात संपूर्ण ब्रिटिश भारतीय सेना ने विद्रोह किया, अपने साथियों को मुक्त करवाया और दिल्ली की ओर बढ़ चले। 12 मई को दिल्ली पर विद्रोही सैनिकों ने अधिकार कर लिया। बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, जो कि अंग्रेजों का पेंशनर था, उसे इन्होंने अपना बादशाह घोषित किया और फिर फाइनली 20 सितंबर 1857 तक अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। तो ये एक शार्ट में हमने समझा 1857 के विद्रोह को। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बंगाल का विभाजन एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, राष्ट्रीय आंदोलन के दिशा को पूरी तरह से परिवर्तित करने में 1905 के बंगाल विभाजन ने अपनी महती भूमिका निभाई है। तो किसने इसका नेतृत्व किया, ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी आर दास, आशुतोष मुखर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को हम जानते हैं, इनके संगठन इंडियन एसोसिएशन के कारण, जिसकी स्थापना 1876 में की गई थी और इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस से
पूर्व अखिल भारतीय स्तर का संगठन माना जाता था। बाद में इसका कांग्रेस में विलय हो गया। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक बहुत बड़े नाम उस समय, जिन्होंने कि इल्बर्ट बील विवाद और सिविल सर्विसेज आंदोलन का सफलतापूर्वक संचालन किया था। ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आइए अब बंगाल के विभाजन 1905 की टाइमलाइन को थोड़ा समझ लेते हैं, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ? तो 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा, जो भारत का उस समय का गवर्नर जनरल और वायसराय था, उसने बंगाल विभाजन का निर्णय किया। उसके पश्चात क्या हुआ? तो 7 अगस्त 1905 को विभाजन के विरोध में, जब ये कंफर्म हो गया कि विभाजन होने जा रहा है, आंदोलन प्रारंभ हुआ और कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई। 16 अक्टूबर 1905 को जब विभाजन प्रभावी हुआ तो पूरे बंगाल में इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। जनता ने उपवास रखा, हड़तालें की, गंगा स्नान किया और टैगोर का लिखा अमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, इसको गाया। और इस दिन को जनता ने, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, राखी दिवस के रूप में मनाकर कोई सरकार को अपनी एकता का संदेश दिया, एक दूसरे को राखी बांधने का काम किया। अगले दिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। हम जानते हैं 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा विभाजन को रद्द कर दिया गया। यहां पर बड़े डिटेल में क्लास में हमने समझा हुआ है। हमने बताया कि लॉर्ड कर्जन ने यह कहा कि चूंकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र है, बहुत बड़ी जनसंख्या वहां पर निवास करती है, ऐसे में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर इतने बड़े क्षेत्र का प्रशासन नहीं कर सकता है और इसलिए प्रशासन में असुविधा को दूर किया जाए और प्रशासन को सुविधाजनक रूप से चलाया जाए, इसलिए हमें बंगाल का क्या करना है? विभाजन करना है। लेकिन बंगाली राष्ट्रवादियों ने स्पष्ट रूप से यह समझा कि लॉर्ड कर्जन जो बोल रहा है वो कोरा झूठ है, जबकि क्योंकि जब हम फैक्ट्स देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है? बंगाल विभाजन सबसे पहले तो बंगाल की राष्ट्रवादी आवाजों को दबाने के लिए किया गया था और यह धार्मिक विभाजन था, यह प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं किया गया था, यह धार्मिक विभाजन था। क्यों? क्योंकि हम अगर एकीकृत बंगाल को देखें तो यहां जनसंख्या पश्चिम बंगाल में 5 करोड़ 40 लाख और पूर्वी बंगाल व असम में 3 करोड़ 10 लाख, अगर हम दोनों को ज्वाइंट करें तो 8 करोड़ 40 लाख की जनसंख्या बंगाल में थी। ठीक है, एकीकृत बंगाल में, जब ये दोनों बंगाल एक थे। लेकिन जब बंगाल का विभाजन हुआ तो क्या देखने को मिला कि जो पश्चिम बंगाल बना, यानी पश्चिम बंगाल बिहार उड़ीसा बना करके जो बिहार बनाया गया, उसकी जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख थी, जिसमें से कि मुसलमान 90 लाख थे और हिंदू 4 करोड़ 20 लाख थे। जबकि यहां हम देखें तो 3 करोड़ 10 लाख की जनसंख्या में मुसलमान 1 करोड़ 80 लाख थे। अगर हम दोनों फिगर को मिला दें, यानी 4 करोड़ 20 लाख और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू को हम मिला दें, तो हमें समझ आता है कि 5 करोड़ 40 लाख हिंदू 8.5 करोड़ की जनसंख्या में 5 करोड़ 40 लाख हिंदू थे। और अगर मुसलमान को मिला दें 1 करोड़ 80 लाख और 90 लाख को मिला दें तो 2 करोड़ 70 लाख, यानी 8.5 करोड़ की जनसंख्या में 2 करोड़ 70 लाख मुसलमान थे और 5 करोड़ 40 लाख हिंदू थे। तो एकीकृत बंगाल में मुसलमानों की जनसंख्या क्या थी? अल्पसंख्यक थी, वो अल्पसंख्यक थे। लेकिन जैसे ही नया प्रांत बनाया गया, वहां मुसलमान क्या हो गए? बहुसंख्यक हो गए। 3 करोड़ 10 लाख में मुसलमान अकेले 1 करोड़ 80 लाख हो गए, यानी वहां उनका बहुमत हो गया। तो लॉर्ड कर्जन ने स्पष्ट रूप से ढाका में बोलते हुए यह बोला था कि जो मुगल शासकों के समय में जो नवाबों का दौर बीत गया वो फिर से हम लाएंगे, यानी मुस्लिम प्रभाव को हम फिर से स्थापित करेंगे। और यही किया गया था और इसी का कारण था कि मैक्सिमम मुसलमानों ने बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया, कुछ नामों को छोड़ करके। ठीक है, तो यह हुआ। दूसरा क्या था? बंगाल का भाषाई विभाजन भी किया गया, क्योंकि जो ये पश्चिम बंगाल बिहार उड़ीसा बचा, जिसकी राजधानी कलकत्ता थी, वहां की जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख थी, जिसमें बंगाली बोलने वाले केवल 1 करोड़ 80 लाख थे और हिंदी और उड़िया बोलने वाले 3 करोड़ 60 लाख। तो
बंगाल में बंगाली को अल्पसंख्यक बना दिया गया, बंगाली भाषा को। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिटेल में समझा था और फिर पुनः संयुक्त हो गया और फिर पुनः विभाजन कब हुआ? 1971 में तो ये बांग्लादेश बन गया। 1947 में इसका विभाजन हुआ। कलकत्ता वाले साइड को हम पश्चिम बंगाल कहते हैं और पूर्वी पाकिस्तान बन गया ढाका। ठीक है, तो ये हुआ, बड़े डिटेल में हमने समझा था, मैप में भी सारी चीजों को समझा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है ए नरेंद्र देव से, बी अच्युत पटवर्धन से, सी जयप्रकाश नारायण से और डी जवाहरलाल नेहरू से। तो यह वक्तव्य जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो डी हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो बंगाल विभाजन 1905 से उपजा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी यानी देसी वस्तुओं का प्रयोग और बहिष्कार का अर्थ था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन बहुत मजबूत आंदोलन खड़ा हुआ बंगाल विभाजन के विरोध में। तो इसका नेतृत्व दिल्ली में किया सैयद हैदर रजा ने। तो 4 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। बहुत विस्तार से स्वदेशी आंदोलन को हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहां पे देखें, बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन की शक्ति को पहचाना, उन्होंने इसकी मजबूती को पहचाना और इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए हथियार के रूप में प्रयोग करने का निर्णय लिया। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो यह आंदोलन बंगाल से निकल करके बंबई, मद्रास और उत्तर भारत के क्षेत्रों में फैला। तो अजीत सिंह, स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय ने पंजाब में और उत्तर प्रदेश, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली और चिदंबरम पिल्ले तथा सुब्रमण्यम अय्यर ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस 2 लाइनों से बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी विनायक दामोदर सावरकर, सी लाला हरदयाल और डी सोहन सिंह भागना। तो देखिए, मित्र मेला संघ को प्रारंभ किया था 1899 में विनायक दामोदर सावरकर ने और यही मित्र मेला 1904 में अभिनव भारत के रूप में उपस्थित हुआ। फिर इसे अभिनव भारत कहा गया। ठीक है, अगला। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया? ए अशफाक उल्लाह खां, बी राजेंद्र लाहिड़ी, सी रामप्रसाद बिस्मिल और डी चंद्रशेखर आजाद। तो देखिए, काकोरी षड्यंत्र कांड में 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी। तो अशफाक उल्लाह खां को हुई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को हुई थी, रामप्रसाद बिस्मिल को हुई थी और रोशन सिंह को हुई थी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद इससे पूरी तरीके से बच गए थे और बाद में इन्होंने HRA का नाम परिवर्तित करके HSRA बनाया। तो यहां पर आप देख रहे होंगे, आपको टाइमलाइन दिख रही होगी बॉक्सेस के माध्यम से। इसमें हमने विस्तार से समझा है उन परिस्थितियों को जिसने यूरोपीय श्रेष्ठता के सभी भ्रम को तोड़ दिया, क्योंकि ये जो विषय था उसने मानसिक रूप से भारतीयों को गुलाम बनाया था और वो विषय यही था कि यूरोपीय चूंकि ईश्वर के पुत्र हैं, चूंकि वो उच्च नस्ल के हैं, तो उन्हें हराया नहीं जा सकता और एक के बाद एक जैसे भारत की बड़ी बड़ी शक्तियां अंग्रेजों के सामने घुटने टेकती चली गई, उससे भारतीयों के मन में यह स्पष्ट हो गया कि ये उच्च नस्ल के हैं, इन्हें हराया नहीं जा सकता। तो इसको सबसे पहले तोड़ने का काम किया 1896 में इथोपिया के हाथों इटली की हार, तो एक यूरोपीय कंट्री की हार। इसके अलावा चीन में बक्सर विद्रोह हुआ, तो बक्सर विद्रोहियों ने कमाल करने का काम किया और सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो हुआ वो था 1905 में जापान के हाथों रूस की हार। तो जापान के हाथों जो रूस की हार हुई, उसने बहुत प्रेरणा देने का काम भारत में क्रांतिकारियों को किया, क्योंकि इसने यूरोपीय श्रेष्ठता के सभी भ्रम को तोड़ दिया और यूरोप के एक बहुत बड़े देश को एशिया के एक छोटे से देश ने बुरी तरह से धूल चटा दी। तो एक तो सिद्धांत ये टूटा और उसके बाद उसी दौरान बहुत सारी क्रांतियां हुई जिन्होंने इस सिद्धांत को तोड़ दिया कि चूंकि ब्रिटिश राज बहुत बड़ा है, चूंकि ब्रिटिश राज बहुत वर्षों से है, इसलिए ब्रिटिश राज को उखाड़ा नहीं जा सकता। तो पहले पता चला कब,
जब सन्यास सेन के नेतृत्व में किंग साम्राज्य को उखाड़ फेंका गया, जो कि बहुत बड़ा साम्राज्य था। उसके बाद लेनिन के नेतृत्व में जार शाही को उखाड़ फेंका गया, करोड़ों वर्ग किलोमीटर पर जिसका शासन था, 300 वर्षों से ज्यादा जिसका शासन था। और 1922 में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में ऑटोमन साम्राज्य को उखाड़ फेंका गया। और इसके साथ भारत में क्या हुआ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो क्रांतिकारियों ने क्या कहा कि यह हमारे साथ धोखा हुआ। बड़े विस्तार से हमने इसको समझा हुआ है, ठीक है। तो मूल रूप से यहां देखें, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन अक्टूबर 1924 में किया गया। सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी द्वारा ये मुख्य लीडर्स थे। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य भी बताया गया था। तो जनता को यह बताना कि अहिंसा हल नहीं है, मतलब महात्मा जी की बात में हल नहीं छुपा है। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, तो हमें मांगने से नहीं मिलेगा, छीनना पड़ेगा। अंग्रेजी शासन को समाप्त करना और संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना। तो इनके पास एक विचार भी था कि अंग्रेज चले जाएंगे तो हम किस तरह का भारत बनाएंगे। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी क्रांति को अंजाम दिया गया। HRA द्वारा सरकारी खजाने को लूटा गया और इसमें कुल 29 लोगों पर मुकदमा चला, जिसे काकोरी षड्यंत्र केस कहा गया। 17 लोगों को लंबी सजाएं हुई, 4 को आजीवन कारावास दिया गया और रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी देने का कार्य किया गया, ठीक है। तो चलिए, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी आर अंबेडकर, सी वल्लभ भाई पटेल और डी राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए, गोलमेज सम्मेलन 1930 और 1932 के बीच लंदन में आयोजित एक सम्मेलन था, जो एक ही सम्मेलन था, लेकिन किसी निर्णय के ना निकल पाने के कारण वो 3 अलग अलग बैठकों में खिंच गया। और इन तीनों अलग अलग बैठकों में डॉक्टर BR अंबेडकर ने सभी बैठकों में हिस्सा लेने का काम किया। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर BR अंबेडकर ने अपनी हिस्सेदारी दिखाई और कांग्रेस ने केवल और केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी इरविन पैक्ट के बाद महात्मा गांधी तैयार हुए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, महात्मा गांधी जी गए, ठीक है। तो यह फैक्ट है, डॉक्टर BR अंबेडकर। अगला, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था। ए चंपारण में, बी चौरी चौरा में, सी बारदौली में और डी दांडी में। तो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना सफल सत्याग्रह शुरू किया चंपारण में 1917 में। तो चंपारण ने गांधी जी को भारत में बहुत लोकप्रियता देने का कार्य किया और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को निमंत्रण दिया था कि आप आइए चंपारण में और यहां पर सत्याग्रह कीजिए, ठीक है। तो ए हमारा उत्तर है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था। यहां संबोधित से मतलब है अध्यक्षीय रूप से संबोधित किया गया है। तो अध्यक्षीय विषय की बात हो रही है कि अध्यक्षता किया था एक सम्मेलन में। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वो कौन सा है? ए अमरावती, बी बेलगांव, सी कराची और डी नागपुर। तो बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था 1924 में, वो एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। अगला, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? ए JB कृपलानी, बी राम मनोहर लोहिया, सी अच्युत पटवर्धन और डी जयप्रकाश नारायण। तो निम्नलिखित नेताओं में से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित करने का कार्य किया था जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल में कैद थे और वहां से ये दीवार फांद करके निकले और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रह करके, पुलिस से बच करके इन्होंने आंदोलन की गतिविधियों को प्रसारित करने का काम किया, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन
को हम देखें तो क्यों संघर्ष आवश्यक हो गया, कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं हम लोग किसी भी चीज को चार्ट्स, पैराग्राफ, टाइमलाइंस इन सब के हिसाब से पढ़ते हैं ताकि चीजें हमें ठीक प्रकार से समझ आए। तो संघर्ष क्यों आवश्यक हो गया, इसका मतलब है कि भारत छोड़ो आंदोलन आखिर क्यों हुआ। तो क्रिप्स मिशन की असफलता, 1942 में क्रिप्स मिशन, युद्ध के कारण बढ़ी हुई महंगाई, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण महंगाई आसमान छू रही थी, दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय, तो सिंगापुर जो इतना बड़ा बेस था ब्रिटिशों का, उसे देखते ही देखते चुटकी बजा करके जापानियों ने छीन लिया। बहुत बड़ा बेस था दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजों का वो। उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति जनता में अविश्वास की स्थिति होने लगी। इन सब ने संघर्ष को आवश्यक बना दिया। तो घटनाक्रम क्या रहे, तो 14 जुलाई 1942 को हुआ क्या, तो कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में बैठक हुई और यह हुआ कि अंग्रेजों भारत छोड़ो ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया गया। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ, तो ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ और भारत छोड़ो प्रस्ताव जो पारित हुआ था वर्धा में उसे अनुमोदित कर दिया गया, पक्का कर दिया गया। 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ, तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी समेत सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। अंग्रेज एकदम तैयार थे और इनको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था कि सबको इस तरह से आंदोलन को बुरी तरह से कुचलना है, तो सबको गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह होने से पहले ही, रात में ही सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इसीलिए कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूर्ववर्ती आंदोलनों के विपरीत एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। मतलब ऊपर की लीडरशिप जेल में है, लेकिन नीचे से लोगों ने अपने अपने कंधे पर अपने अपने क्षेत्रों के नेतृत्व का भार ले लिया और बड़ा सफल आंदोलन हो गया। ठीक है, विभिन्न वर्गों को गांधी जी ने निर्देश भी दिया था। तो सरकारी कर्मचारियों को कहा कि सेवा से त्याग पत्र न दें, लेकिन कांग्रेस से अपनी निष्ठा घोषित करें। सैनिकों से कहा देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दे। ब्रिटिश ये कहे कि इन पे गोली चलाओ, ये दंगाई है, तो तुम कह देना कि नहीं, हम इन पे गोली नहीं चलाएंगे, ये हमारे भाई हैं। छात्रों से उन्होंने कहा कि आजादी तक लड़ने का साहस हो तो पढ़ाई छोड़ दें, अन्यथा नहीं। देशी शासक से कहा कि जनता को सहयोग करें, अपनी प्रजा की संप्रभुता को स्वीकार करें। आप कोई ईश्वर के पुत्र नहीं हैं, आप सारी शक्ति किससे ले रहे हैं, वो किसी देवी की शक्ति नहीं है आपको, आप अपनी जनता से ही अपनी शक्ति ले रहे हैं, तो उनकी संप्रभुता को माने। ठीक है, किसी देवी के संप्रभुता को नहीं। आंदोलन का प्रसार, तो यहां पर हम देखें भूमिगत आंदोलनकारियों ने कांग्रेस रेडियो का संचालन किया, जिसे इससे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। बंबई में उषा मेहता ने प्रारंभ किया। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण अरोड़ा, असफ अली, बिजू पटनायक, अच्युत पटवर्धन आदि ने भूमिगत रह करके कार्य किया। ये बड़े विस्तार से हमने पढ़ा हुआ है और कई जगहों पर, 3 जगहों पर अंतरिम सरकारें भी स्थापित हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, अगस्त प्रस्ताव, द अगस्त ऑफर। सेकंड, मंत्रिमंडल मिशन की योजना, द कैबिनेट मिशन प्लान। थर्ड, क्रिप्स मिशन की योजना, द क्रिप्स मिशन प्लान। फोर्थ, वेबल योजना, द वेबल प्लान। ठीक है, तो काल क्रमानुसार हमें इसे व्यवस्थित करना है। तो अगस्त ऑफर जो आया वो 1940 में आया, क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकारें थी जो 1937 में बनी थी, उन्होंने जैसे ही लिन लिथगो ने यह घोषणा की कि भारत अब युद्ध पक्ष बन चुका है जर्मनी के विरुद्ध, यानी मित्र देशों के साथ जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा भारत ने भी कर दी है। इससे नाराज होकर के सभी कांग्रेसी सरकारों ने, जो 28 महीने पुरानी थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि भारत को युद्ध में झोंकने से पहले भारतीय जनमत से भी पूछा जाना चाहिए था और उन्होंने तुरंत केंद्र में अंतरिम सरकार गठन की बात की। तो फाइनली अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में। इसके पश्चात जब जापान दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत मजबूत हो गया और मित्र राष्ट्रों को डर सताने लगा, तो मित्र राष्ट्रों ने ब्रिटेन पे दबाव डालने लगा कि कोई भी कार्य करिए लेकिन भारतीयों का सहयोग युद्ध में लीजिए। तो फाइनली क्रिप्स मिशन आया 1942 में, हालांकि ये भी फेल हो गया। बेबल योजना 1945 में आई और सबसे अंत में द कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में, जिसने की ग्रुपिंग्स की बात की थी। 3 ग्रुप्स
बनाए जाने की बात की थी और एक बेहद ढीले ढाले संघ की बात की गई थी। ठीक है, तो सत्ता का जो दो हम चरण देखते हैं, जैसे आज है एक केंद्र की सरकार फिर राज्यों की सरकार, तो वहां पर यह नहीं था, पहले केंद्र की सरकार फिर ग्रुप्स की सरकार और फिर फाइनली जो है प्रांत आते थे। तो 3 चरणों की शासन व्यवस्था बताई गई थी। तो इस आधार पे हम देखें तो अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले होना चाहिए, तो 1, उसके बाद क्रिप्स मिशन की योजना होनी चाहिए यानी 3, फिर वेबल 4 और सबसे अंत में द कैबिनेट मिशन प्लान, यानी इसमें हमारा सी उत्तर सही है। ठीक है, सी उत्तर हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? CR दास, एनी बेसेंट, BC पाल, मदन मोहन मालवीय। तो निम्नलिखित में से नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित करने का कार्य CR दास ने किया था। तो 12 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित है? तो ये देखिए किताबों से प्रश्न है। तो आधुनिक भारतीय इतिहास में हमें जो प्रमुख पुस्तकें रही और जो उनके लेखक हैं वो याद करना पड़ता है, क्योंकि एकाध प्रश्न हमें देखने को मिल जाता है। तो उसी तरह का ये एक उदाहरण है। दुर्गादास, द लाइफ महात्मा गांधी, लुइस फिशर, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, फ्रैंक मोरिस, जवाहरलाल नेहरू, ए बायोग्राफी, और मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, तो इसमें से देखिए फ्रैंक मोरिस, जवाहरलाल नेहरू, ए बायोग्राफी, यही सही सुमेलित है, बाकी सब सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार से 2011 में जो मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए थे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में, वो प्रश्न अब समाप्त होते हैं। कुल 13 प्रश्न पूछे गए थे। तो एक आइडिया हो गया कि 13 प्रश्न 2011 में पूछे गए थे मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, तो ये ठीक ठाक प्रश्न है, 13 प्रश्न बहुत हैं। अभी तो एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री बची ही है। ठीक है, अगला, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह थे? यूपीपीसीएस प्री 2012 का ये प्रश्न है। 12 के प्रश्न शुरू हो गए। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1599, तो उस समय भारत का बादशाह अकबर था और ये अकबर 1605 तक भारत का मुगल बादशाह रहा और 1599 में कंपनी की स्थापना हुई और 1600 में कंपनी को चार्टर्ड मिला। ठीक है, तो ए हमारा उत्तर है अकबर। अब यहां पर आपको एक चार्ट दिख रहा है जिसमें कंपनी का नाम, वो कंपनी किस देश से थी, उसकी स्थापना कब हुई और नीचे है कि वो कब आई। ठीक है, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे इस्तादो द इंडिया भी कहा गया, 1498 ईस्वी में स्थापित हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे कहा गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, अंग्रेज, 1599 स्थापित हुई। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, डचों की कंपनी, 1602 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन डच पहले भारत में आए और अंग्रेज बाद में भारत में आए। अंग्रेजों की कंपनी पहले स्थापित हुई, फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सबसे लास्ट में भारत में आई फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, क्रम क्या था? पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए। अगला, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ए अफगानिस्तान में, बी जर्मनी में, सी सिंगापुर में और डी तुर्की में। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक अंतरिम सरकार बनाने का कार्य हुआ था अफगानिस्तान के काबुल में राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में, और इस सरकार के राष्ट्रपति स्वयं राजा महेंद्र प्रताप थे और बरकतुल्ला इस सरकार के प्रधानमंत्री थे। तो ये अफगानिस्तान में स्थापित हुई थी। इसी तरह की एक सरकार द्वितीय विश्व युद्ध में आरजी हुकूमत-ए-आजाद हिंद के नाम से नेता चंद्र सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित की थी। आप लोग जानते हैं, उस पर प्रश्न आएगा तो और डिटेल में हम बात करेंगे। अगला, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, बी अकबर द्वितीय ने, सी ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने और डी सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। तो देखिए, राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने का कार्य किया था अकबर द्वितीय ने। तो अकबर द्वितीय मुगल शासक
बहादुर शाह द्वितीय से पहले था, और इसी के समय में फाइनली भारत में मुगलों के सिक्के बंद हो गए। तो अपनी ही कुछ प्रार्थनाएं, कुछ डिमांड्स को राजा राम मोहन राय के माध्यम से ब्रिटिश शासक विलियम चतुर्थ के दरबार में इन्होंने भेजा था, और उससे पहले राम मोहन राय को इन्होंने राजा की उपाधि देने का कार्य किया था। तो अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स लिखे हुए हैं। पहले तो ये कि इनकी उपाधियों से ही बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे भारतीय नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु किसे कहा जाता है, नव प्रभात का तारा किसे कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है राजा राम मोहन राय से पूछे जाते हैं। तो 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी, और इन्हीं के मामले में ये लंदन गए थे, और यहीं 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड के स्थान पे इनकी मृत्यु भी हो गई। अगला, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? ए हिंदू कॉलेज कलकत्ता, बी दिल्ली कॉलेज, सी मेयो कॉलेज, और डी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो देखिए, हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1817 में डेविड हेयर की मदद से कलकत्ता में की गई थी। इसके पश्चात दिल्ली कॉलेज 1824 में स्थापित हुआ, और मेयो कॉलेज 1875, और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद खान ने इसे स्थापित किया, और जो कि अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जिसे हम जानते हैं। ठीक है, तो हिंदू कॉलेज 1817, दिल्ली कॉलेज 1824, मेयो कॉलेज 1875, और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी 1875। ठीक है, तो सर्वप्रथम इसमें से स्थापना हुई हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। तो हमारा उत्तर क्या है? 17 का ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? शारदा अधिनियम की बात हो रही है। 12 एवं 16 वर्ष, 14 एवं 18 वर्ष, 15 एवं 21 वर्ष, और 16 एवं 22 वर्ष। तो शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी 14 वर्ष लड़की के लिए, 18 वर्ष लड़के के लिए, यानी बी हमारा उत्तर है। ठीक है, तो बाल विवाह से संबंधित जो 3 महत्वपूर्ण कानून रहे ब्रिटिश भारत में, उसे हम अब एक क्रम से समझना चाहेंगे। ठीक है, तो बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए 3 अधिनियम ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर पारित किया। तो पहला था सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में। इसके अंतर्गत बाल विवाह व बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया, और विवाह की आयु लड़के के लिए 18 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष तय की गई। इसे ही ब्रह्म विवाह अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, आप लोगों ने सुना होगा ब्रह्म विवाह अधिनियम। इसके बाद आया सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 का। तो ये प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक और बंबई के पारसी बहराम जी मालबारी के प्रयासों के फलस्वरूप 1891 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया। इसके माध्यम से 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाहों को प्रतिबंधित कर दिया गया। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया और यह कहा कि हमारे पर्सनल मामलों में दखल देने वाले अंग्रेज होते कौन है। उसके बाद बाल विवाह निरोधक अधिनियम आया, शारदा अधिनियम जिसे हम जानते हैं 1929 में, और ये अजमेर निवासी प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से यह अधिनियम पारित हुआ, और इसमें विवाह की आयु लड़के के लिए 18 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष तय कर दी गई। ठीक है, चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। मैचिंग के प्रश्नों में आप देखेंगे, हालांकि अब नए पैटर्न पे प्रश्न थोड़े टफ बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर मैचिंग का प्रश्न है तो आपको एक बिल्कुल नहीं आता है तब भी दिमाग वहां लगाने की जरूरत है, आपको उत्तर मिल जाएगा। मैचिंग के प्रश्न कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ भाषा है, लैंग्वेज। तो भारत मित्र, राष्ट्रमत, प्रजामित्र, नायक, बंगाली, गुजराती, हिंदी, मराठी। तो कौन सा समाचार पत्र किस भाषा में छपता था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है।
अब इस प्रश्न में मेरे हिसाब से बस ये पूछा जा रहा है कि भारत मित्र हिंदी का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, वो आप जानते हैं कि नहीं। अगर वो आप जानते हैं तो और कुछ भी आपको जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप ए का 3 जानते हैं तो ए का 3 कहाँ है, केवल सी में है, और इसका मतलब है कि इसका उत्तर सी है। तो ए का 3, बी का 4 राष्ट्रमत मराठी भाषा में, सी का 2 प्रजा मित्र गुजराती भाषा में, और डी का 1 नायक बंगाली में। ठीक है, तो ये हमारा सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जब भी प्रश्न आए तो डरे ना, थोड़ा दिमाग लगाने का प्रयास जरूर करें। निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं के घर की 4 दीवारी से बाहर निकाल दिया महिलाओं को? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकलने वाला सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन, जिसमें कि स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का कार्य किया। होम रूल आंदोलन 2 लोगों के नेतृत्व में हुआ, एक तो लोकमान्य तिलक और दूसरी एनी बेसेंट। तो जो 2 होम रूल लीग भारत में चली, उसमें से एक होम रूल लीग की कमान ही एक महिला के हाथों में थी, एनी बेसेंट के। उसके बाद जो महात्मा गांधी का रास्ता था सत्य अहिंसा का, उसने महिलाओं के लिए बड़ी अनुकूल स्थिति बनाने का कार्य किया कि वो भी आंदोलन में भाग ले चले। बहुत लाठी डंडा और इन सब चीजों का विषय नहीं था। महात्मा गांधी अहिंसक तरीके से, भाई हम हिंसा नहीं करेंगे, हम अपनी मांगों को रखेंगे, हिंसा में तो लाठीचार्ज का भी बड़े पैमाने पे खतरा है। तो ये अनुकूल स्थिति थी महिलाओं के लिए। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में तो बहुत बढ़ चढ़ करके महिलाओं ने भाग लिया, यानी सब आंदोलनों में महिलाओं ने भाग लिया। यानी 20 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब ये 2012 के प्रश्न थे वो समाप्त हो गए। कम प्रश्न हमें 2012 में देखने को मिले। अब 2013 के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। ठीक है, 21 से प्रारंभ हो रहा है 2013 का प्रश्न। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद के से त्याग पत्र दे दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, मदन मोहन मालवीय ने, सर शंकर नायर ने और डी उपरोक्त तीनों। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उससे इस्तीफा देने का कार्य किया था सर शंकर नायर ने। ठीक है, तो यही वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे, उसको इन्होंने छोड़ दिया इस जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में, जो कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर के द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यहां पर आप देख सकते हैं, तो इस चित्र में समझाया गया है, ये जलियांवाला बाग है और इन्हीं 2 स्पॉट्स पर खड़ा होकर के सिपाही खड़े हो गए गोरखा रेजिमेंट के, और जनरल डायर ने आदेश दिया। चारों तरफ से ऊंची दीवालों से ये घिरा हुआ क्षेत्र था, लोग शांतिपूर्वक सम्मेलन कर रहे थे। उनको नहीं पता था कि अमृतसर में मार्शल लॉ लगा हुआ है और पूरी तरह से गोली चलनी शुरू हो गई, स्ट्रेट एकदम से। हजारों लोग मारे गए। ठीक है, तो जो मैंने बताया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी इसी के दौरान, और उन्होंने क्या कहा वो मैं पढ़ करके आपको बताना चाहूंगा कि अब समय आ गया है जब सम्मान के तमके, अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर के अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो तथाकथित रूप से महत्वहीन माने जाते हैं और अमानवीय अत्याचार सहने को मजबूर हैं। तो यहां लिखा है, वायसराय कार्यकारी परिषद के सदस्य शंकर नायर ने अपना त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? ए राजगोपालाचारी और सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर, जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम। तो देखिए, पहली बार औपनिवेशिक स्वराज यानी डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट में, जो 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत हुई। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में टीम बनी थी, उसी ने नेहरू रिपोर्ट बनाया, इसीलिए मोतीलाल नेहरू के नाम के हिसाब से नेहरू रिपोर्ट इसे कहा गया। इसी में औपनिवेशिक स्वराज की बात की गई थी, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को और
जवाहरलाल नेहरू को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा पूर्ण स्वराज मांगने का समय है, अब डोमिनियन स्टेटस से काम नहीं चलेगा। तो सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर भी इस टीम में थे, ठीक है। तो ये डोमिनियन स्टेटस। अगला, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। 3 कठिया से आप क्या समझते हैं? वहां 3 कठिया जो प्रथा थी उससे क्या समझते हैं, ठीक है। तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना। तो देखिए चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। और यही चंपारण में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था 1917 में। राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर वो चंपारण गए थे, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर है। अगला, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं था? ए जस्टिस राणा डे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक, दयानंद सरस्वती। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के स्थापना से संबंधित थे बीजी तिलक, और जस्टिस राणा डे जो इसके 5 संरक्षक थे उसमें से एक जस्टिस राणा डे भी थे। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे बीजी तिलक। तो 24 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? लिकायत अली खां, चौधरी खली कुजमान, मोहम्मद अली जिन्ना और डी फातिमा जिन्ना, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जिसमें पाकिस्तान प्रस्ताव फाइनली पारित किया गया, वो उस सम्मेलन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। तो 25 का हमारा उत्तर है सी। अब एक प्रकार से देखें तो हमने बड़े डिटेल में यह समझने का प्रयास किया है एक लेक्चर के माध्यम से कि किस तरह से भारत को विभाजन की तरफ आगे बढ़ाया गया, कैसे इसमें कौन कौन से प्रमुख कैरेक्टर थे। सबसे पहले कैरेक्टर तो थे सर सैयद अहमद खान, जो एक इस्लामिक आधुनिकीकरण के प्रणेता और 2 राष्ट्र सिद्धांत के अगुआ, जिन्हें हम कहते हैं इस पूरे आंदोलन जो बाद में पाकिस्तान में परिवर्तित हुआ, पाकिस्तान के निर्माण में, उसके अगुआ हम सर सैयद अहमद खान को मानते हैं, क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हितों के ऊपर मुसलमानों के हित को प्राथमिकता दी और उन्होंने कहा ब्रिटिशों के साथ सहयोग करो, कांग्रेस से दूर रहो और अधिक से अधिक ब्रिटिश सरकार में नौकरी लेने का काम करो। और उसके बाद फिर बंगाल का विभाजन हुआ, मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ। उसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था मिल गया। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। लखनऊ पैक्ट 1916 में मुस्लिम लीग से समझौता करने की नीयत से कांग्रेस ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया और उसका जो स्टैंड प्रारंभ से ही था पृथक निर्वाचन व्यवस्था के विरुद्ध, उसको छोड़ करके पृथक निर्वाचन व्यवस्था को उसने अपनी सहमति दे दी, जिसने मील के पत्थर का कार्य किया इस पूरे मूवमेंट में। और उसके बाद खिलाफत और असहयोग आंदोलन, जिसमें मुसलमान और हिंदू एक साथ रहे। फिर नेहरू रिपोर्ट आई तो जिन्ना ने 14 सूत्री अपनी मांग रखी और फाइनली मुस्लिम लीग का जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ उसमें मोहम्मद इकबाल ने पृथक राष्ट्र का विचार पहली बार प्रस्तुत कर दिया। तो ये एक निश्चित अभिव्यक्ति हम मानते हैं कि पाकिस्तान की ये निश्चित अभिव्यक्ति थी। और इसके 3 वर्ष के बाद ही कैम्ब्रिज के छात्र चौधरी रहमत अली ने अपने पत्र नाउ और नेभर, मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं, में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कर दिया। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफा दिया, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया और फाइनली लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिन्ना द्वारा भारत से पृथक एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। तो पाकिस्तान के अगुआ, पाकिस्तान आंदोलन के अगुआ सर सैयद अहमद खान, पाकिस्तान की निश्चित अभिव्यक्ति चौधरी रहमत अली ने नाम देने का काम किया और पाकिस्तान का निर्माण करने का काम जिन्ना ने किया। और फिर फाइनली आप देखें तो प्रत्यक्ष कार्रवाई हुआ और उसके बाद पाकिस्तान का जन्म हुआ। बड़े विस्तार से इसे हमने पढ़ने का कार्य किया है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ए कलकत्ता अधिवेशन, बी लाहौर अधिवेशन, सी मद्रास और डी कराची अधिवेशन 1931। तो डी कराची अधिवेशन 1931 में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। तो गांधी इरविन पैक्ट के बाद, गांधी इरविन पैक्ट पर स्वीकृति देने के लिए ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। अगला, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से 1937 में चुनाव हुए और उसके पश्चात 28 महीने ही इन कांग्रेसी सरकारें चली, क्योंकि इसी बीच लॉर्ड लिथगो ने यह घोषणा कर दी कि भारत भी अब द्वितीय विश्व युद्ध में एक युद्ध पक्ष बन गया है बिना भारतीय जनमत की राय को जाने हुए। तो ए 28 महीने, ठीक है। तो चलिए देख लें घटनाक्रम। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया। 3 टॉप चीजें क्या थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में? पहली बात, अखिल भारतीय संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई। तो जो दोहरी शासन व्यवस्था थी, दैव शासन, उसको हटा लिया गया, ठीक है, और अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई। केंद्र में दैव शासन व्यवस्था लाया गया, जो प्रांत में था वो केंद्र में रिप्लेस कर दिया गया। देशी रियासतों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। चार्ट बना करके हमने सीटें कितनी दी गई देशी रियासतों को, अपर हाउस में, लोअर हाउस में, वो समझा था। सीमित मताधिकार, लगभग 10% भारतीयों को मताधिकार दिया गया। ये 1919 के अधिनियम से अधिक था। तो कांग्रेस ने अधिनियम का विरोध किया लेकिन 1937 के चुनाव में भाग लेने के लिए सहमत हुई। क्या रिजल्ट रहा 1937 के चुनाव का? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए हम रिवाइज कर लें। तो कुल 11 राज्य थे जिनमें से 5 राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण समर्थन मिल गया। बंबई में, असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। तो 5 जगह पूर्ण बहुमत हो गया, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल गई और सबसे बड़ी पार्टी 3 जगहों पर कांग्रेस हुई, बंबई, असम, पश्चिम उत्तर प्रांत। तो 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार गठित की। आपसे पूछा जाएगा कितने प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार गठित की? 6 प्रांतों में। कितने प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला? तो 5 प्रांतों में। 2 प्रांतों में यानी पश्चिम उत्तर प्रांत और असम में गठबंधन सरकार गठित हुई। तो 6 + 2 यानी कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार गठित हुई। कहां नहीं गठित हुई यह भी पूछा जाएगा। तो बंगाल में नहीं गठित हुई, पंजाब में नहीं गठित हुई, सिंध में नहीं गठित हुई, जहां जहां मुसलमानों की संख्या अधिक थी वहां नहीं गठित हुई, ठीक है। तो अब यह सरकार तो गठित हो गई, लेकिन अक्टूबर 1939 में क्या कहा लिथगो ने? कहा कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा है, भारत भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध कर रहा। तो कांग्रेस द्वारा मुखर विरोध किया गया इस निर्णय का, क्योंकि भारतीय जनमत से पूछे बिना तुमने ये निर्णय ले लिया। तो 28 माह पुरानी सभी प्रांतीय कांग्रेस सरकारों ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। और मार्च 1940 में कांग्रेस का हुआ रामगढ़ में अधिवेशन। कांग्रेस ने केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की मांग की कि तुरंत गठित किया जाए। उसके बदले में आया अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1940 को क्या कहा अगस्त प्रस्ताव ने? अंतरिम सरकार के गठन की मांग खारिज नहीं होगी गठित, भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, वायसराय कार्यकारी परिषद का विस्तार होगा तथा अधिक भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। युद्ध के बाद संविधान सभा के गठन का वादा किया गया। तो यह लॉलीपॉप दिया गया। तो 17 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस ने क्या कहा कि अगस्त प्रस्ताव खारिज, हम नहीं मानते। पवनार आश्रम महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे बने, दूसरे जवाहरलाल नेहरू बने, ठीक है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। फिर मार्च 1942 में क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की मजबूत बढ़त हो गई, दक्षिण पूर्व एशिया पर जापान का अधिकार हो गया, रंगून भी अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई। स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा 1942 में, ठीक है। तो ये पूरा घटनाक्रम। अगला, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ अली जुड़ी है? असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। कितनी बार पूछा गया है अरोड़ा आसफ अली के बारे में। अरोड़ा आसफ अली अमर हो गए और इन्होंने बहुत क्रांतिकारी काम किया था। जब सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए थे तो ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने कांग्रेस का झंडा फहराने का काम किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन से ये जुड़ी रही। डी हमारा उत्तर है। अगला, माउंटबेटन योजना आधार बनी
किस चीज की? ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, सत्ता के हस्तांतरण की, देश के विभाजन की, सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। तो माउंटबेटन योजना, जिसे मनबाटन योजना भी कहते हैं, ये देश के विभाजन की आधार बनी। इसे 3 जून की योजना भी कहते हैं। तो आइए समझ लें माउंटबेटन योजना क्या थी। इसे जून योजना भी कहते हैं, ठीक है। माउंटबेटन योजना, क्या कहा गया इस योजना में? तो कहा गया कि हिंदुस्तान को 2 हिस्सों भारतीय संघ और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। पंजाब और बंगाल की प्रांतीय विधानसभाओं की अलग अलग बैठक बुलाई जाए और अगर उनमें से कोई चाहे तो प्रांत का विभाजन हो। कहां कहां? पंजाब और बंगाल, क्योंकि यहां मुस्लिम बहुल ये क्षेत्र था। उसके अलावा NWFB, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह के द्वारा निर्णय किया जाए। तो यहां जनता से पूछा जाए, यहां विधानसभाएं निर्णय ले पंजाब और बंगाल में, और सिंध को अपना निर्णय स्वयं करने के लिए छोड़ दिया गया, ठीक है। तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 में, तो ये बंटवारे की ही योजना थी, जिस पर 14 जून 1947 को कांग्रेस ने स्वीकार इसे कर लिया। और चूंकि जो मुराद मुस्लिम लीग की थी वो तो पूरी हो गई, तो उसने 10 जून 1947 को इसे स्वीकार कर लिया, ठीक है। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया। अगला, किसने कहा था तिलक भारतीय शांति के जनक हैं? वी चिरोल, लुई फिशर, वेब मिलर, लॉर्ड रेडिंग। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो तिलक भारतीय शांति के जनक हैं, ये वी चिरोल ने कहा था। तो लोकमान्य तिलक, जिसे जनता ने कहा, भारत की जनता ने जिसे लोकमान्य कहा, यानी लोगों में प्रतिष्ठित, लोगों में प्रिय जो है, जो लोकमान्य है, उसे वी चिरोल ने कहा कि यही व्यक्ति भारतीय शांति का जनक है। और समझ लीजिए कि कितने जुझारू लोग थे कि वी चिरोल के विरुद्ध लंदन में मानहानि का मुकदमा लोकमान्य तिलक ने किया ब्रिटिश राज में, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर है। अगला, 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी नरेंद्र देव, सी राजेंद्र प्रसाद और डी जे बी कृपलानी, ठीक है। तो 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 31 का हमारा उत्तर है ये 1, ठीक है। तो ये पूरा भारत छोड़ो आंदोलन का डिस्क्रिप्शन है, इसमें सारी चीजें एक क्रम से दी गई हैं। हालांकि इसमें और भी चार्ट्स हैं, जब आगे प्रश्न आएगा तो हम उसे डिस्कस करेंगे। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में किसने वकालत की थी? ए CR दास, बी मोतीलाल नेहरू, सी MA जिन्ना, डी सर TB सप्रू। तो आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से वकालत करने का काम किया था सर TB सप्रू ने। तो डी हमारा उत्तर है, 32 का उत्तर है डी। तो ये कौन सा मुकदमा चल रहा था लाल किले पे? थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि को हम समझ लें और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी हम समझ लें। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में INA और जापानी सेना ने भारत पर जो कोहिमा और इम्फाल के रास्ते युद्ध किया था, अटैक किया था, जिसमें कि INA की हार हुई और बहुत सारे युद्धबंदी पकड़े गए। उन युद्ध बंदियों के ऊपर मुकदमा चलाने का कार्य प्रारंभ किया गया कि इन्होंने राष्ट्रद्रोह करने का काम किया है। तो ऐसा ही पहला मुकदमा 5 नवंबर 1945 को प्रारंभ हुआ INA के 3 अधिकारियों के ऊपर। पहला था PK सहगल जो कि हिंदू थे, दूसरा नाम था शाहनवाज खान जो कि मुसलमान थे, और तीसरा नाम था गुरबख्श सिंह ढिल्लो जो कि सिख थे। अब ये कहा जाता है कि ऐसी गलती अंग्रेजों ने क्यों कर दी? पहले तो ये खुला मुकदमा चलाया गया लाल किले पे, और दूसरा ये था कि जो पहला मुकदमा खुला उसमें पहला अधिकारी हिंदू है, दूसरा मुसलमान है और तीसरा सिख है, यानी तीनों कम्युनिटी इनके लिए एक साथ आ गई, ठीक है। तो ये मुकदमा चलाया गया। तो INA की बहादुरी को जनता में जबरदस्त लोकप्रियता मिला। जब सबको पता चल गया, पेपर्स में रोज छपने लगा मुकदमे की रपट, तो जनता में बड़ा उत्साह देखा गया। 5 से 11 नवंबर को INA सप्ताह मनाया गया। ये सब प्रश्न पूछा गया है। 12 नवंबर को INA दिवस घोषित किया गया। INA के समर्थन में अनेक बड़ी सभाएं आयोजित की गई। जनता बहुत निडरता के साथ अब सामने आने लगी। इतनी निडरता कभी नहीं दिखाई थी। जनता क्या बोलने लगी? जनता ने कहा कि INA के सैनिक देशभक्त ना कि देशद्रोही, जो उनके ऊपर आरोप लगा था, कहा कि ये देशभक्त हैं, देशद्रोही नहीं है। और इसके अलावा अंग्रेजों को धमकी दी गई कि हर INA सैनिक के बदले 20 अंग्रेजी कुत्तों की मौत होगी, तो एक को फांसी लगाओगे, हम 20 को मारेंगे, इस तरह की धमकी दी गई, ठीक है। और कांग्रेस ने INA
का खुला समर्थन किया, यानी खोज और मदद समिति बनाई और बचाव पक्ष के वकील भी दिए। तो बचाव पक्ष के मुख्य वकील कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, भुल्ला भाई देसाई, अरोड़ा असफ अली। हालांकि लीडरशिप तेज बहादुर सप्रू की थी, लेकिन बहस भुल्ला भाई देसाई ने किया। अरोड़ा असफ अली, के एन काटजू, जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि लगभग 26-27 वर्षों के बाद फिर से इन्होंने कोट पहना था, ठीक है। और फिर आईएनए के समर्थन में विद्रोह हुआ और फिर जो है नौसेना विद्रोह हुआ, जिसके बाद फाइनली जो है अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से 2011 से लेकर 2013 तक कुल 32 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछे गए थे। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास कैसा लगा, और एक सुझाव मैं चाहता हूं आप लोगों से कि क्या हम व्याख्या इसी तरह से विस्तारित रखें या फिर इसे कम करने का प्रयास करें, यह भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। मिलता हूं इसी सीरीज के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।